हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नूरैन और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एबीटीए। काफी दिनों से ये चीज आप लोग भी बोल रहे थे कि एबीटीए सॉल्व करवाइए और मेरा भी प्लान था कि एबीटीए तो सॉल्व करना है। काफी लेट है हम लोग, बट कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पेपर्स को सॉल्व कर पाए। मेरा प्लान ये रहेगा कि हम लोग पहले 2-3 पेपर्स को जो 36 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो 54 मार्क्स का पोर्शन है फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो अलग अलग 2 वीडियोस में हम लोग करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास बुक है एबीटीए तो आप अपना बुक लेकर बैठना, और अगर नहीं है तो बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाया जाएगा, उनका स्क्रीनशॉट्स ले लेना और क्वेश्चंस को पहले खुद से भी ट्राई करना, बाकी तो सॉल्यूशन हम करवाएंगे। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना और ध्यान से चीजों को समझते जाओ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पेपर सॉल्व करें वो है पेज नंबर 172, इंग्लिश वर्जन का फिजिकल साइंस का सबसे पहला पेपर है। ओके, तो पेपर देखो बाबू, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच लेयर हैज हाईएस्ट डेंसिटी इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन से लेयर का सबसे मैक्सिमम डेंसिटी होता है? तो यार मैक्सिमम डेंसिटी कौन से लेयर का होगा? 4 लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। जो सबसे निचला लेयर होगा वहां पे सबसे ज्यादा मास है, तो ट्रोपोस्फेयर इज द राइट आंसर। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीवी फॉर 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है? हम लोग को क्या सोचना है ना कि हम लोग के पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT और हमको यहां से क्या करना है, PV का वैल्यू निकालना है। तो PV का जनरली वैल्यू कितना होता है? nRT होता है। बट मेरे को वहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि क्वेश्चन में बोला है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, तो एक्चुअली में आपको हाइड्रोजन का क्या निकालना होगा? मोल निकालना होगा। यहाँ पे n का वैल्यू आपको पुट करना होगा। तो मोल निकालने का फॉर्मूला, मोल तो बताएं केमिकल कैलकुलेशन में, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास हाइड्रोजन का कितना? एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कट करोगे तो n का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 2 आ गया। क्योंकि n का वैल्यू 2 आ गया तो यहाँ पे पुट करोगे तो PV इज इक्वल टू 2RT होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2RT। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक मास एंड द वेपर डेंसिटी। डायरेक्ट फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 2D, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, हम लोग को पता है कि फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है? रिलेशन है ना भाई, R इक्वल्स टू 2F, R इक्वल्स टू 2F। और अगर यहाँ पे फोकल लेंथ रेडियस, मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर कर देता है, तो यहाँ से फोकल लेंथ कितना आ जाएगा बताओ? तो F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना है भाई, R इक्वल्स टू 2, तो आंसर इज C, 10 सेंटीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द डेविएशन ऑफ व्हाट कलर ऑफ लोएस्ट एट द टाइम ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के टाइम में सबसे कौन से ज्यादा डेविएट करता है? वॉयलेट कलर। ये सब बिना ऑप्शंस के भी हम लोग बता सकते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाए। अच्छा, लोएस्ट बोला, सॉरी मैक्सिमम डेविएशन है लोएस्ट, तो लोएस्ट में आपका रेड कलर होगा। रेड कलर इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम डेविएशन बोलेगा वॉयलेट, मिनिमम डेविएशन बोलेगा तो फिर रेड कलर। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टामीटर। ये क्वेश्चन है तो इसको नोट में करके कहीं पे लिख लेना। आइडियल वोल्टामीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफिनाइट होता है, इनफिनाइट रेजिस्टेंस का आइडियल वोल्टामीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज द पावर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस विच पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। तो मेरे को पावर कैलकुलेट करना है। तो अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वहां तक पढ़ चुके, अभी तो वहां तक हम कवर करवाए नहीं है, बट ठीक है, पावर का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या होता है? एक VI है, पावर का फॉर्मूला एक V स्क्वायर R है, V स्क्वायर बाय R है, और एक पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R है। तो पावर का यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया हुआ है और क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, यानी ये वाला फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बाबू? 10 वोल्ट है ना, हाँ 10 वोल्ट है, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कितना 10 है, कट के पावर कितना आया? पावर भी 10 आया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन A, 10 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एनर्जी व्हेन 1 U मास कन्वर्टेड टू 8। 1 U मास, यहाँ पे 1 U मास नहीं होता है, इसको बोला जाता है AMU मास, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच एलिमेंट हैज द मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पे ऑप्शन है क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और आर्गन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सल्फर। जब हम लोग बात करेंगे कि अलोंग द पीरियड, तो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे मिनिमम बोलना है ना, तो मिनिमम आपका किसका होगा? होना चाहिए फास्फोरस, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है सल्फर का। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका सल्फर है। ओके, इन विच कंपाउंड कंटेंट ग्रेटर देन द 8 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना यार, PCl5। ठीक है, PCl5 एक्सेप्शन है। PCl5 आपका मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। ठीक है, और मोर देन अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स बोलेगा तो आपका PCl5 होगा, और अगर लेस बोलता ना कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, तो वहां पे वो ऑप्शन को टिक करना जिसमें हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस विच फॉर्म द
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, क्या कंडक्ट करता है? यार क्लियर है, आयॉन्स कंडक्ट करता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे, विच रिएक्शन हेल्प टू आइडेंटिफाई H2S गैस इन लेबोरेटरी। याद करने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका लीड एसीटेट, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन विथ कार्बन। तो कार्बन के रिडक्शन से, ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है, सही आंसर आपका इसमें जिंक है, जिंक इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये सब याद करो, ये सब क्वेश्चंस को याद करो। Which of the following is a saturated hydrocarbon? Saturated hydrocarbon को कैसे पहचानेंगे? तो ये चीज बताया हुआ है क्लासेस में, ठीक है। तो हम लोग के पास अल्केन की फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। तो ये अल्केन होता है, ये अल्कीन होता है, ये अल्काइन होता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो अल्केन में क्या होता है कि हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होता है, और हाइड्रोजन अल्कीन में डबल के बराबर होता है, और ये अल्काइन में डबल से 2 कम होता है। यानी अगर मेरे को यहाँ पे ऑप्शंस देखना है तो ऑप्शन C3H6 ये तो अल्कीन हो जाएगा ना। ऑप्शन देखो ना भाई, C3H6 तो डबल के बराबर है, यानी ऐसा है, अल्कीन हो गया। C2H4 डबल के बराबर है, अल्कीन हो गया। C2H2 डबल से 2 कम है, 2 का डबल, यहाँ पे क्या करना है, डबल से 2 कम, तो 2 का डबल करेंगे तो 4 आएगा, 4 से 2 कम, यानी ये क्या है, अल्काइन है। और लास्ट ऑप्शन है C2H6, तो यहाँ पे डबल से 2 ज्यादा है, यानी ये अल्केन है। तो मेरे को क्या बोला है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन को कहा जाता है, अल्कीन और अल्काइन दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, C2H6, ऑप्शन डी। 1.15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसको प्लीज याद करना, ऑप्शन डी, पीवीसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। यार थर्मो से मतलब हीट से तो वो सेट नहीं होता, हीट करने से वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाता है। तो पीवीसी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको एमसीक्यू समझ में आया होगा। ओके, अब हम लोग जा रहे हैं ग्रुप 2 की तरफ, जिसमें बोले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला है, राइट वन यूज ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस का हम लोग क्या यूज करते हैं, कुकिंग के लिए यूज कर लेते हैं। तो इसका आंसर लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड इन कुकिंग इन द रूरल एरियाज। ओके, अगला क्वेश्चन है इसी में और में, व्हाट इज द रोल ऑफ NO फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो देखो यार, इसमें अगर आपको रिएक्शन याद है, बहुत अच्छा है, आप रिएक्शन लिख दो, अदरवाइज आप बोल सकते कि भाई इट इज ऑल्सो कॉज। तो हम लोग के पास रिएक्शन क्या है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जाता है Ca इसके पास, ओजोन के पास ना, ओजोन को डिप्लीट करता है और यहां से बन जाता है NO2, और फिर क्या आ जाता है, NO3 बोल रहे हैं, O2। तो ये क्या हो गया, डिप्लीशन। तो ये एक लाइन का रिएक्शन भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ऑल्दो फिर NO2 क्या करता है, डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर वापस से NO बनाता है, और फिर से O3 को, ये NO2 है ना, ये वापस से लेके लाइट, ये तुम्हारा क्या बन जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। फिर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन को पकड़ेगा और फिर एक तरीके से डिप्लीशन करेगा। तो ये भी एक कंटिन्यूअस रिएक्शन है, बट स्टेप 1 सिर्फ एक रिएक्शन लिखोगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आसानी से आपको मिल रहा होगा। ठीक है, रिएक्शन, ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन है, विच फॉसिल फ्यूल अमॉन्ग पेट्रोल, डीजल एंड कोल, और क्या, विच आर द फॉसिल। अच्छा, इसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है, तो फॉसिल फ्यूल है, क्वेश्चन होना चाहिए था कि नहीं है, बट ठीक है, सभी तो फॉसिल फ्यूल है। कोल भी फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल भी फॉसिल फ्यूल है, और डीजल एक तरीके के फॉसिल फ्यूल नहीं है, वो ऑब्टेन किया जाता है, फॉसिल फ्यूल से निकाला जाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इनकरेक्ट है यार, इसको रहने देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2.3 देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर कंसीडर्ड इन अवोगाड्रोस लॉ इक्वल। हम लोग क्या बोलते हैं कि अवोगाड्रोस लॉ का अगर याद होगा तो वहां पे बोला गया इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या कंसीडर करना है, इक्वल कंसीडर करना है। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, गैसेस ऑफ वॉल्यूम, गैसेस वॉल्यूम शुड बी इक्वल अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ। क्वेश्चन नंबर 2.4 देखो, इसमें क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ हाउ मेनी ग्राम ऑफ N2 गैस इज 224 लीटर एटमोस्फेयर एट STP। ओके, ये चीज बताया गया है, हम वहां पे पूरा छोड़ रहे, आई होप ये कवर ना करें। 1 मोल अगर होता है बाबू, 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर। 1 मोल होता है मतलब 22.4। अब मेरे को 1 मोल नहीं, ये 22.4 नहीं चाहिए, 224 चाहिए, 224, यानी यहाँ से पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा, नीचे में 10 आएगा, और ये 10 जाके इधर 1 से मल्टीप्लाई आया तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 मोल हो जाएगा, कि मेरे को 10 मोल का रिक्वायरमेंट है। तो ये इस तरीके से देखो किए हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मेनी ग्राम मास चाहिए, तो ये तो मोल आ गया, और मोल से मास निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई। तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना बाबू, नाइट्रोजन का मोलर मास 28 ग्राम, 28 ग्राम से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 280 ग्राम। तो ये सम्स की तरह ही हो गया, ये इतना सम्स ही हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लो कि 1 मोल है, 1 मोल का इतना होता है, और फिर हम लोग को 224 चाहिए, तो नीचे में 10 आया, 10 को इधर मल्टीप्लाई किया, मोल आ गया, मोल से मास निकालने के लिए हम लोग मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा,
280 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 2.5 देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ, अच्छा इसको क्लीन कर ले, इसको क्लीन नहीं करते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इधर ले लेते हैं ताकि बोर्ड को यूज कर सकेंगे। ओके ठीक है, तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ m इन PV इज इक्वल टू W बाई M RT। ओके, तो यार देखो PV इज इक्वल टू W बाई M RT। मेरे को चीज बताओ कि ये W बाई M होता क्या था? W बाई M होता था आपका मोल, तो क्योंकि यहाँ पे W बाई M आपका क्या है, n के बराबर होता था, और n के बराबर होता है ना, यहाँ पे n होता है ना, PV इज इक्वल टू nRT, तो n क्या है, n आपका मोल है। तो यहाँ से m का अगर मास निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे, तो मोल इधर आ जाएगा, W बाई मोल हो जाएगा। और मोल क्या होता था, ये ऊपर में W क्या है, W क्या मास है, मास को हम लोग ग्राम में कैलकुलेट कर ले, और मोल तो मोल में जाएगा, तो इसका यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर मोल। तो ये आपका आंसर है कि ग्राम पर मोल। तो एग्जाम में कभी भी भूलो तो इस तरीके से करना है, इसलिए ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर इसी का और देखो, राइट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, आप लिख के आओगे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बहुत सारा बच्चा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख देता है, इट इज ऑल्सो करेक्ट, बट ज्यादा सही आंसर क्या है, P वेरिएशन 1/V अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। आगे दिया है, व्हाट इज द नेचुरल एग्जांपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बता दो यार, नेचुरल रेनबो मत बोल देना भाई, रेनबो इज नॉट द एग्जांपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का है, वो नेचुरल स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला तो तुम बोल सकते हो ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और फिर रेड कलर ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज ऑफ स्काई। तो ये सारा आंसर्स है। विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, मायोपिया को ठीक करने के लिए ये तो याद ही होगा, इसका आंसर क्या होता है हम लोग का, कंकेव लेंस। राइट एन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल बताओ। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम। हाउ इज द फ्यूज वायर कनेक्टेड टू द मेन सर्किट, ये क्वेश्चन को दिमाग में रखना। फ्यूज वायर को हम लोग मेन सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे पूछ नहीं रहा कि कौन सा कॉम्बिनेशन, बट ठीक है आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में फ्यूज वायर को मेन वायर के साथ, मेन करंट के साथ क्या करते हैं हम लोग, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अरे भाई पहले फ्यूज में करंट आएगा, फिर ना घर के अंदर जाएगा। अगर डायरेक्ट करंट आ गया और ज्यादा करंट हुआ तो घर में क्या हो सकता है, आग लग सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन पहले फ्यूज में आएगा, फ्यूज चेक कर लेगा कि हाँ करंट सही है तो आगे जाने देगा। अगर फ्यूज ही चेक कर लिया कि ज्यादा करंट है, मेल्ट होके वहीं पे सर्किट को क्या कर देगा, इनकम्प्लीट कर देगा या ब्रेक कर देगा। तो फ्यूज वायर हमेशा, ये फ्यूज हमेशा मेन करंट के साथ आपका कैसे लगता है, सीरीज में लगता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एटम रेडियो एक्टिव रेस आर इमिटेड। याद रखना, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन से आता है एग्जाम में तो मजा आ जाएगा। रेडियो एक्टिव रेस एमिट होता है आपका न्यूक्लियस से। हम लोग का वहां पे पहले ही पॉइंट ही है कि रेडियो एक्टिव इज अ न्यूक्लियर फेनोमेना। न्यूक्लियर फेनोमेना क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वो न्यूक्लियस से शुरू होता है, तो इसलिए इसका आंसर है न्यूक्लियस। और का क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है, तो इसका आई थिंक आंसर है क्वेरी। क्वेरी मैडम क्वेरी थी ना, तो मैडम क्वेरी का ही आंसर है। क्वेरी का आई थिंक स्पेलिंग देख लेना मैडम क्वेरी का, QURIE। आई होप सो कि ये सही स्पेलिंग हो। मैडम क्वेरी उसको नाम दी थी रेडियो एक्टिविटी, और उसका यूनिट भी वो अपने नेम पे रख ली, ठीक है। ओके, यहाँ पे आता है मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मेटालॉइड्स ऑफ ग्रुप 14, सबसे पहले यार ग्रुप 14 में कौन है, ग्रुप 14 का सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन आपका हो गया 1 का C। हैलोजन एलिमेंट मोस्ट रेड्यूस्ड, सबसे ज्यादा रेड्यूस्ड कौन सा करता है, फ्लोरीन हो सकता है इसका आंसर, और आयोडीन भी हो सकता है आंसर, बट ठीक है इसका आंसर है आपका आयोडीन है, ऑप्शन ए आयोडीन। जैसे जैसे नीचे जाएंगे रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो आयोडीन आपका मोस्ट रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। 2 का ए हो गया, और एसिडिक सॉइल एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, मैंगनीज हो जाएगा। 3 का डी, और द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ कोर्स फ्लोरीन है, ठीक है। तो आपका मैच द कॉलम बोल रहे 1 का सिलिकॉन होगा, 2 का आयोडीन होगा, 3 का मैंगनीज होगा Mn, और 4 का आपका फ्लोरीन होगा। ओके, सेकेंड है, हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन NH3 मॉलिक्यूल्स। अब लोन पेयर किसको बोलते हैं, तो लोन पेयर होता क्या ना, कि जब आप मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल किसका लिया है, NH3 का, तो N कुछ इस तरीके से रहेगा, H यहाँ रहेगा, H यहाँ रहेगा, H यहाँ रहेगा, तो एक H का इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास टोटल कितना होता है, 5 होता है ना वो, तो टोटल 5। तो ये क्या हुआ, बॉन्ड बना लिएगा, ये भी बॉन्ड बना ले रहा होगा, ये भी बॉन्ड बना लेगा, बट ये
इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा और इसका ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, रह जाएगा। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, लोन पेयर बोला जाता है। यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। नहीं, ऐसा नहीं, देखना होगा 2 पीस इलेक्ट्रॉन बचता है कि नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा तभी लोन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा थोड़ी ना लोन पेयर होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचने से वो क्या कहलाएगा, लोन पेयर कहलाएगा। और तुम नोट में याद रखना, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर होता है। और ऑक्सीजन पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है। क्वेश्चन में कहीं पे लिख लो। ओके, आगे का क्वेश्चन है विच इज मोर स्टेबल, एटम और आयन। तो एटम और आयन में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, आयन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग एटम्स को कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। डाल्टन थ्योरी कभी ना कभी पढ़े होंगे कि एटम नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। तो एटम कभी एग्जिस्ट नहीं करता, आयन्स एग्जिस्ट करता है। और आयन्स इसलिए स्टेबल होता है बिकॉज वो ना नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। यार इसका एग्जांपल समझो कि हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग के पास सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 और वहीं पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो क्या हो गया 2,8। हम लोग बात किए कि कोई भी एटम स्टेबल तब होता है जब वो नियरेस्ट नोबेल गैस को फॉलो करता है। इस लाइन का नोबेल गैस कौन है, नियॉन। नियॉन के पास कितना होता है 10, 2,8। तो अब मेरे को बताओ कि ये आपको नियॉन के जैसा लग रहा है या ये आपको नियॉन के जैसा लग रहा है, ज्यादा मैच कौन कर रहा है, तो Na+ ज्यादा मैच कर रहा है। और Na+ क्या है, एक तरीके का कैटायन। तो आयन्स आपका ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एटम्स। तो अगर एग्जाम में रीजन पूछता है कि व्हाई आयन्स आर मोर स्टेबल देन एटम्स, तो आपको वहां पे आंसर क्या बोलना, बिकॉज आयन्स आर मोर सिमिलर टू द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सो आयन्स आर मोर स्टेबल देन एटम। ओके, विच टाइप ऑफ करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग कौन सा करंट यूज करते हैं, ऑलवेज डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, ठीक है। एसी करंट यूज नहीं कर सकते हैं, एसी करंट में कभी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा भी नहीं। विच एसिड इज फॉर्म फ्रॉम द लाइटनिंग। लाइटनिंग से कौन सा एसिड बनता है, तो ये आई थिंक ना निट्रिक एसिड बनता है इसका, निट्रिक एसिड। तो आंसर में लिख लो निट्रिक एसिड। 2.15 नेम ऑफ फर्टिलाइजर मेड फ्रॉम H2SO4। H2SO4 से कौन सा फर्टिलाइजर बनता है यार, आई थिंक अमोनियम फॉस्फेट यार, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो अमोनियम फॉस्फेट H2SO4 से बनता है, लिख लेना, यहाँ पे लिख दे रहे अमोनियम फॉस्फेट। तो अमोनियम फॉस्फेट से अमोनियम फॉस्फेट H2SO4 से बनता है, तो ये एक तरीके का फर्टिलाइजर है। ओके, और क्या क्वेश्चन, राइट एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स यार ये तो सीरियसली मेरे को भी दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या है, बट ठीक है 2.16 देखते हैं। और मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट अ नेम ऑफ मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का रिडक्शन करके तो नहीं होगा, एक रिडक्शन बाय कार्बन एक क्वेश्चन है तो उसका आंसर जिंक होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिडक्शन करके कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं भाई, ये भी मार्क करके रखो, इसका भी आंसर हम होगा डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे देखकर। राइट एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल लिख लो यार, सेल्यूलोस लिख सकते हो, स्टार्च भी लिख सकते हो, ठीक है। राइट IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CHO। भाई यहाँ पे आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पहचानना है, CH3 CH2 और CHO। तो यहाँ पे CHO क्या है, तुम्हारा अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन। तो 3 कार्बन है तो आपका हो गया प्रोप, और क्योंकि ये अल्डिहाइड का है तो ये हो जाएगा प्रोपानल, PROPANAL, प्रोपानल, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पोजिशनल आइसोमर। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाना है किसका, CH3 CH2 CH2 OH का, ठीक है। तो इसका पोजिशनल, इसका 2 ही पोजिशनल आइसोमर्स पॉसिबल है, और वो कौन कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, CH3 CH2 CH2 और एक OH यहाँ पे लगा दो, जैसा बना हुआ है एज इट इज लिख दो। और दूसरा स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है CH3 CH2 CH3 कर दो, और यहाँ पे से एक हाइड्रोजन और हटा के यहाँ पे लगा दो OH को, इस तरीके का कर दो, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, देखो ना भाई OH यहाँ पे लग गया तो ये लास्ट वाले कार्बन में है और ये दूसरे में। इसका नाम अगर पूछता है तो इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ओल। आई होप आपको दिख रहा हो, इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल। तो प्रोपेनोल और प्रोपेन 1 ओल और प्रोपेन 2 ओल। तो ये था हम लोगों का पहला पेपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा पेपर लेते हैं, तब तक हम इसको मिटा भी लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों का सेकंड पेपर, पेज नंबर 412 इंग्लिश वर्जन ही है,
सेकंड पेपर है, ठीक है। तो सेकंड पेपर में देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू से स्टार्ट करें। विच वन इज अ ऑर्गेनिक ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक ग्रीन हाउस गैस है? तो यार CO2 तो ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक गैस नहीं है, ठीक है। CFC भी नहीं आंसर है, और नाइट्रोजन यहाँ पे सही आंसर क्या है? मीथेन। ओके, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर यार ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, द रिलेशन बिटवीन, पिछले ही पेपर में किया ये M is equals to 2D, तो ऑप्शन डी अगेन। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, किसका होता है? डायमंड का सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होता है नॉन मेटल में, और मेटल में बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट कितना है ह्यूमन आएगा? 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट कितना है? इन्फिनिटी, याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे तो ऑप्शन 25 सेंटीमीटर दिया ही हुआ नहीं है यार। अच्छा 25 सेंट, देखो यहाँ पे ऑप्शन सी देखो 0.25 मीटर, तो यार मीटर को पहले कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 0.25 मीटर। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब 90 डिग्री, देन द एंगल ऑफ डेविएशन इज 0 डिग्री। अगर 90 डिग्री पे कोई भी ग्लास स्लैब पे लाइट इंसिडेंट होता है तो वहां पे डेविएशन क्या होगा? कोई डेविएशन नहीं होगा, 0 डिग्री। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर का कैरेक्टरिस्टिक ऑप्शन क्या क्या दिया? हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग, लो रेजिस्टेंस, लो। इसका तो हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, और एट द सेम टाइम उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ताकि वो क्या कर जाए? मेल्ट कर जाए और मेरे सर्किट को नुकसान होने से बचा ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाते हैं और रेजिस्टेंस घटता है, किसमें होता है ऐसा? सेमीकंडक्टर्स में होता है ऐसा, ठीक है। कंडक्टर में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और सेमीकंडक्टर में लिखवाए थे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, डिक्रीज, तो ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर। 9 का देखो, अब बीटा पार्टिकल एमिट हुआ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, व्हाट हैपेंड टू अ न्यू एलिमेंट, नए एलिमेंट के साथ क्या होगा? तो यार अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का क्वेश्चन दिया। बीटा पार्टिकल का याद रखना कि बीटा पार्टिकल निकलता है तो मास में कोई चेंज नहीं आता है, मास में क्या हो जाता है? नो चेंज। और एटॉमिक नंबर में क्या होता है? एटॉमिक नंबर में +1 हो जाता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के लिए भी याद रखना कि मास में क्या हो जाता है? -4 हो जाता है, मास नंबर 4 घट जाता है, और एटॉमिक नंबर -2 हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये सब याद रखना। अभी अल्फा पार्टिकल पे ये बीटा पार्टिकल पे पूछा, एग्जाम में हो सकता है तुमसे बीटा पार्टिकल पे पूछ ले। ओके, इसके बाद का क्वेश्चन क्या दिया है भाई? हो गया ऑप्शन सी हो गया, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। 10 का देखो, द ग्रुप ऑफ हैलोजन, हैलोजन कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 17 को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन। अच्छा, ग्रुप नाइट्रोजन वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? पिक्टोजेंस बोलते हैं। नाइट्रोजन ग्रुप 15, ये सब क्वेश्चन याद रखो यार। तो ग्रुप 15 को हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्टोजेंस। तो ये सब भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, अभी तो हैलोजन पे पूछा। अच्छा, ग्रुप 16 के बारे में पूछा जा सकता है, चैल्कोजेंस बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों के पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया A17। इन विच कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, कोवैलेंट बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, लिथियम, ऑफ कोर्स यार हाइड्रोजन क्लोरीन में क्या बॉन्ड है? ये कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखाए हैं हम CH3COH, मतलब आप लोग को नहीं लिखाए, हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, वहां पे हम लिखाए CH3COH। What color appear when excess of ammonia is added to a solution of copper sulfate? कौन सा कलर होता है? डीप ब्लू कलर होता है, ठीक है इसमें, तो ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। ये सब याद करो। इन विच अलॉय जिंक इज प्रेजेंट, जिंक इसमें प्रेजेंट है, ब्रास में प्रेजेंट है। यार ब्रोंज में क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर और टिन। ड्यूरेलामाइन में एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, और ब्रास में आपका क्या प्रेजेंट है? जिंक प्रेजेंट है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विच वन इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के लिए क्या है? OH, तो OH इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी। ओके, ग्रुप बी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करते हैं। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव, रेडियो वेव को कौन रिफ्लेक्ट करता है? आयोनोस्फीयर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोनोस्फीयर। उसी को और देखो, ट्रोपोस्फीयर विद द इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करता है? डिक्रीज करता है। अगर हाइट बढ़ाते हैं ट्रोपोस्फीयर में तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर में हाइट बढ़ाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, मेसोस्फीयर में हाइट बढ़ाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और फिर थर्मोस्फीयर में हाइट बढ़ाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है। यानी पहले वाले में डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, तो इस तरीके से याद करना है। Okay, calorific value of a sample of a coal is 300 kilojoule per kg. What do you mean by this? It mean 1 kg of such fuel produces 30,000 joule of heat.
हीट, इतना हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी 1 kg अगर हम लोग इस तरीके का किसी भी फ्यूल को जला देते हैं तो वो क्या करेगा, 30,000 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन द एसआई यूनिट। आर का एसआई यूनिट का वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, ये सब क्वेश्चन तुम लोग को पता होना चाहिए। तो आर का वैल्यू क्या है, 8.314। अरे भाई यूनिट भी याद रखना भाई, यूनिट है जूल मोल -1 के -1, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लोग इसको जूल पर मोल केल्विन भी लिख देते हैं, तो ये भी सही है, ऊपर वाला भी यूनिट सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ V वर्सेस T ग्राफ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो ये क्या है, लीनियर ग्राफ विथ पॉजिटिव स्लोप। पासिंग थ्रू ओरिजिन मत लिख देना, पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर तुम्हारा क्या है केल्विन स्केल में है तो वो तुम्हारा पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, बट सेल्सियस स्केल में होगा तो पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होगा। तो ये सही आंसर है, लीनियर ग्राफ विथ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। ओके 2.5 ये क्या है, 2.5 में बिटवीन अपरेंट एक्सपेंशन एंड रियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट व्हिच वन इज लिक्विड्स ओन प्रॉपर्टी। ये पढ़ा है हम, लिक्विड का अपना प्रॉपर्टी कौन सा होता है, रियल एक्सपेंशन, क्योंकि अपरेंट एक्सपेंशन तो उसका कंटेनर के वजह से होता है ना, अपरेंट वो जो घट जाता है फिर बढ़ता है तो वो किसके वजह से होता है, कंटेनर के वजह से। तो इसका सही आंसर होगा रियल एक्सपेंशन। राइट डाउन द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट, ओके, तो ये आपका होता है वॉट मीटर -1 और टेम्परेचर का K-1। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर किसके लिए, 2.5 का और, ठीक है। तो ये सब दिमाग में रखो, ये सब क्वेश्चन याद करो। राइट डाउन द एसआई यूनिट हो गया। गिव वन नेचुरल एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रीवियस पेपर में ही बताएं। इसका आंसर क्या है, यहाँ पे मत बोल देना ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, यहाँ पे आपका बोलना है रेनबो, ओके। बाय विच टाइप ऑफ लेंस मायोपिया ठीक किया जाता है, आंसर बताओ, concave lens. If the direction of current flow is reverse, then what will be the change in the direction of Barlow's wheel? Barlow's wheel का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी रोटेशन विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा रोटेशन विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी हम लोग करंट को चेंज कर देंगे, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, तो हम लोग का बार्लोस व्हील का रोटेशन का डायरेक्शन भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये सारा चीज दिमाग में रखो, दिमाग में। What kind of energy is converted into electrical energy in dynamo? Dynamo में क्या होता है, mechanical energy is converted into electrical energy. Okay. Nuclear reactor, which kind of nuclear reaction take place? Fission reaction. FISSION, fission reaction. Give one example of natural radioactive element. Natural radioactive element का example क्या है, यूरेनियम। Okay. मैच द कॉलम देखो बाबू, अल्कली मेटल दिया हुआ है, अल्कली मेटल यहाँ पे सोडियम बोले पोटेशियम हो जाएगा, यानी 1 का 2 हो जाएगा पोटेशियम। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हो जाएगा आपका नेपच्यूनियम, यानी 2 का 3 हो जाएगा। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमाटाइट, आयरन हो जाएगा 3 का 4, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पिछले बार में ही किया फ्लोरीन, तो 4 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1 का 2 का 3 का 4 और 4 का 1, ठीक है। विच काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन CaO? CaO में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। ड्रॉ लुईस डॉट डायग्राम ऑफ CH4, ठीक है। अब इस साइड हम लोग बढ़ते हैं और CH4 का डॉट डायग्राम बनाते हैं। तो C का इस तरीके से आपका 4 कार्बन और चारों साइड एक हाइड्रोजन, तो इस तरीके से बन जाएगा। ये इधर हो जाएगा, ये इधर ले लेगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर। इतना इजी क्वेश्चंस भी आता है बोर्ड्स में, ठीक है। चलो ये बोर्ड्स में आ जाए तो ज्यादा मजा आएगा। The atomic number of A and B are 11 and 17 respectively. What will be the nature of the compound A and B? देखो यार ये चीज याद रखना कि जब भी ना आपके पास पीरियोडिक टेबल का इधर का एलिमेंट और इधर का एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं S ब्लॉक और इसको हम लोग बोलते हैं P ब्लॉक। इस साइड का एलिमेंट इस साइड के साथ जब भी बॉन्ड बनाएगा तो वो कैसा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक। और इधर वाला एलिमेंट इधर ही वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका कोवैलेंट, ठीक है। तब इधर वाला इधर से ही बनाएगा तो आपका क्या होगा, कोवैलेंट। और इस साइड का उधर जाके बनाएगा बॉन्ड तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक। 11 कहाँ होगा, इधर होगा, याद होना चाहिए, सोडियम होता है भाई, 11 का मतलब सोडियम। और तुम्हारा 17 किसका होता है, 17 होता है आपका क्लोरीन का। तो क्लोरीन इस सोडियम इधर है, क्लोरीन इधर है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये सब याद रख सकते हैं, ठीक है प्लीज। What will be the nature हो गया, बता दिए। Which is deposited at anode for the extraction of aluminium from alumina। alumina होता क्या है, Al2O3 होता है। अब Al2O3 में Al चले जाएगा कैथोड के पास, तो एनोड के पास क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। Which color is found in the reaction of Nessler's reagent with ammonia? ये तो आई थिंक सो इसका आंसर ब्राउन है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना, हमको तो अभी आंसर ब्राउन लग रहा है, अगर हम बुक में चेक करेंगे अगर कुछ चेंजेस होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिर भी इसका आंसर 2.15 का ब्राउन कलर होगा। गिव द फॉर्मूला ऑफ ब्लैक प्रेसिपिटेट
फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिटवीन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट का ब्लैक प्रेसिपिटेट, अच्छा ये बनता है PBS। ये क्या बनेगा आपका PBS। ये सब याद रखो, ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है ये, ब्लैक कलर, ठीक है। तो जब भी हम लोग लीड नाइट्रेट को रिएक्शन करवाते हैं H2S के साथ, तो वहां पे ब्लैक प्रेसिपिटेट लीड सल्फाइड बनता है, ठीक है। ये हो गया PBS। अगला क्वेश्चन क्या दिया, मेंशन द कलर चेंज इन द केस ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ H2S। इसका आंसर होगा आपका ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्शन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर में, यानी द कलर चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ओके 17 का देखो, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 COOH। तो ये तो आप बता ही सकते हो भाई, CH3 CH2 COOH, इसी से पकड़ लिए होगे। ये क्या है, कार्बोजाइलिक एसिड, और इसका नाम हम लोग IUPAC जान सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं प्रोपेन ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ओके फिर देखते हैं CH3 CH2OH, और इसका वही आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताना है, इसका CH3 CH2OH। अच्छा यहाँ पे ना याद रखना कि ये OH है, मतलब ये अल्कोहल है, बट प्रीवियस क्वेश्चन से ऐसा नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा आपके पास CH, एक तो यही हो गया CH3 CH2OH, और दूसरा जो है वो आपका कुछ इस तरीके का बनेगा CH3 CH3 CH3। इसका नाम क्या है, इसका नाम तो आप बोल सकते हो भाई इथाइल, इसका ना इथाइल होगा भाई, इथानॉल, इसका इथानॉल हो गया। इसका हो जाता है डाई मिथाइल, METHY है, ठीक है, ये मिथाइल इथर, तो इसका हो जाएगा आपका डाइमिथाइल इथर। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG। तो CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो आई होप आपको ये पेपर भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो दो ही पेपर रखने हैं, इन्हीं दो पेपर का हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, लॉन्ग का सॉल्यूशन करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।